नमस्कार। आज भवानी भाई का 37वां प्रयाण दिवस है। मैं उन्हें याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक प्रकार से यह स्मरणांजलि है। बोलने का, संबोधन का इतना अभ्यास नहीं है, फिर भी साहस कर रहा हूँ। आप सुधीजन मेरी त्रुटियों को क्षमा करेंगे। 20 फरवरी 1985 भवानी भाई हमारी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। 36 वर्ष उनके प्रयाण को हो चुके हैं। कितना कुछ घट गया है इन 36-37 वर्षों में। दुनिया कितनी बदली है। वे जब गए थे 2-2.5 महीने पहले ही भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी। और भी बहुत आगे पीछे कई घटनाएं घटी हैं। बहुत पानी बह चुका है। क्रांतिदृष्टा कवि थे। 1992 की घटना भी हम जानते हैं, किस तरह से विश्व बाजारवाद आया। रूस की समाजवादी व्यवस्था का विघटन हुआ। देश में 1977 का वह दौर भी याद आ रहा है, जब आपातकाल लागू किया गया था। प्रजातंत्र बाधित हुआ था। भवानी भाई का काव्य संसार हमें बहुत कुछ याद दिलाता है। उनकी कविता समय को दर्ज करती है। यदि हमें अपने समय को जानना है, उनसे बेहतर और दस्तावेज मैं समझता हूँ कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? इसलिए कि उनका पत्रकारिता वाला जीवन और कविता का जीवन, इन दोनों को मिलाकर जब देखेंगे आप, तब इसका आपको सही सही अंदाज होगा। मैं बहुत ही साधारण आदमी, विद्वता नहीं, लेकिन उनकी प्रेम में डूबा हुआ, अपनी युवावस्था से उनकी वाणी को सहेजता पढ़ता रहा हूँ। मन प्राण विगलित होता रहा है। मुझे याद नहीं है वे जब गए तब मेरे ऊपर क्या गुजरी, एकदम याद नहीं कर पा रहा हूँ। इतना जरूर याद है कि साल भर बाद ही हमारे कलकत्ता के कुछ मित्रों ने मिल कर विशेष करके मेरे अग्रज मित्र मानिक बच्छावत और डॉक्टर शंभुनाथ, हम लोगों ने तय किया कि उन्हें याद किया जाए।
वह 1986 का वर्ष होगा, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ। समकालीन सृजन की हमारी वह संस्था उस समय बनी नहीं थी, लेकिन भारतीय साहित्य संस्थान के बैनर तले हम इकट्ठे हो गए थे और वह जो कार्यक्रम कोलकाता के जैन विद्यालय में हुआ था, केवल उन्हें कविताओं के माध्यम से याद किया गया था। उनकी कविताएं गाई गई थी, आवृत्ति की गई थी और एक संस्कृति का मोर्चा का श्रुति पाठ किया गया था। मैं लौटता हूं 20 फरवरी 1985 के दिन। हमारे साहित्य जगत पर क्या क्या गुजरी याद आते हैं। प्रभास जोशी, उन्होंने लिखा था, ठीक आदम कद वही थे। हरिवंश राय बच्चन ने जो संवेदना के वाक्य कहे वह तो अभूतपूर्व है। उन्होंने कहा, हिंदी का एक बहुत बड़ा कवि व संसार का बहुत बड़ा आदमी चला गया। यह कितनी बड़ी बात है। यह स्वीकृति है उस आदमी की, उस कवि की, उस लेखक की जो आदम कद जीवन जी कर गया, शुभ्र जीवन जी कर गया। मैं कुछ जो श्रद्धांजलियां हमारे लेखकों ने दी और जो मेरे सामने है, मैं उन्हें पढ़ना पसंद करूंगा। नागर जी ने कहा, ऐसा सरल सहज निष्ठावान सिद्धांत प्रिय और अदम्य कवि हिंदी में और कोई नहीं। इस वर्ष मैंने 2 सगे भाई खोए, एक माँ जाया अनुज, एक हिंदी माँ जाया अग्रज। अमृत राय भी उनके अच्छे मित्रों में थे। 21 फरवरी 85 का लिखा वह पत्र मेरे पास है। परिवार ने, कवि परिवार ने मुझे बहुत सारे पत्र उपलब्ध करवाए हैं। उनमें से मैं कुछ पंक्तियां आपको सिलसिले से सुना रहा हूं। अमृत राय जी ने लिखा, एक बहुत अच्छा आदमी, नेक आदमी, बड़ा आदमी, बड़ा कवि चला गया। जो आदमी अपने पीछे इतना यश और अपने व्यक्तित्व का ऐसा प्यारा सौरभ छोड़ जाए, उसी का जाना असली जाना है। उनकी कविता हमेशा हमेशा जिंदा रहेगी। वह आदमी अपने स्नेही आत्मीय जनों के बृहत्तर कुटुंब के बीच अपनी याद की शक्ल में सदा जीता रहेगा। गीतकार रामनाथ सुमन ने लिखा, वे हिंदी नई कविता के प्राण थे। कोलकाता में कन्हैयालाल
सेठिया थे, उन्हें भी दुख हुआ। उनका कहना है वे देह से नहीं रहे पर शब्द में जीवित हैं। प्रभाकर माचवे का पत्र कहता है, मुझे बहुत दुख हुआ, शब्द कम पड़ते हैं, वाणी की व्यर्थता ऐसे समय सच हो उठती है। बंबई से वीरेंद्र मिश्र ने लिखकर भेजा, जनवरी 28 को पिताजी का देहांत कानपुर में गणेश के पास हुआ। क्षमा करें, यह हरदा के प्रेम शंकर रघुवंशी का पत्र है। जनवरी 28 को पिताजी का देहांत कानपुर में गणेश के पास हुआ। गणेश उनके भाई थे। उस वेदना से जैसे तैसे उबर कर कल ही यहाँ आया तो मन्ना का समाचार सुना, लगा कि अब मैं पूरी तरह से पितृविहीन हो गया हूँ। ऐसे अवसर पर और क्या लिखूं, दोहरी मार खा गया री माँ। यह पत्र अम्मा जी को संबोधित था। वीरेंद्र मिश्र लिख रहे हैं, नरसिंहपुर की ओर अपने जन्म स्थान की दिशा में खींचकर स्वयं ही अकेले वहीं पहुंचकर देह त्यागना एक विलक्षण महापुरुषीय घटना है। नारायण दत्त की भी सुने। मैं जानता था कि वे हवा की तरह हैं जो बंधन नहीं मानती, जबरन बांधे जाने पर ताजी नहीं रहती। अब उनका अक्षर शरीर ही हमें अपने से जोड़े रखेगा और वह निर्व्याज प्यार भी जो कि वे मुक्त हाथों से सबको बांटा करते थे। कोलकाता के कन्हैयालाल फूलफगर जो रामधारी सिंह दिनकर के प्रेमी थे, उनका भवानी भाई से बहुत अच्छा संबंध था। उन्होंने भी लिखा, उन जैसा जुझारू नेक दिलेर व्यक्ति अब और कहाँ मिलेगा जो किसी कीमत पर किसी पद और सत्ता के आगे झुके नहीं, जब तक रहे शान से मस्तक ऊंचा करके ही रहे। मैं अंत में नंदिता मिश्र जी का एक पत्र का उल्लेख करूंगा, लेकिन उसके पहले भवानी भाई के मित्र निटाया में उनके जाने के पहले ही कुछ वर्षों से मित्र मिलन का कार्यक्रम करते रहे थे, जिसमें कई लोग सर्वोदय को लोग भवानी भाई से जुड़े लोग शिरकत करते थे। उन्होंने उनका 25/2/85 का पत्र है। मन्ना का क्षर रूप पंचतत्व में समा गया, पर उनका अक्षर रूप हमेशा अक्षय अक्षर रहेगा। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि वे इतने वर्ष हमारे बीच रहे, अपने प्रेम को हम सबको बांटते रहे। उनका प्रेम अलौकिक था। हर व्यक्ति को ऐसा लगता था कि वे केवल उसी के हैं। आदरणीय नंदिता मिश्र जी का पत्र नरसिंहपुर से
21/2/85, 20 तारीख को 11 बजे मन्ना ने चिट्ठियां डाली। 11:30 बजे एक अंतिम कार्ड मेरे नाम लिखा और उचित को पोस्ट करने भेजा। शौच जाना चाहते थे, ऐसा कहा। बस पम पे अनुपम जी के लिए लिख रही हैं। बस पम आंख से 2 आंसू गिरे और मन्ना चले गए। उनकी तबीयत ठीक थी। जैसी रिपोर्ट रेडियो में थी कि दौरा पड़ा था, 7 दिन पहले गलत थी। मैंने कुछ कोशिश एक की मैंने, जब उनकी रचनावली वर्ष 2002 में प्रकाशित हुई और उसका एक प्रकार से मैं पारायण करता रहा, खोजता रहा क्या क्या कैसी कैसी कविताएं उन्होंने अपने संकलन में शामिल नहीं की। ऐसी अद्भुत कविताएं, ऊंचे दर्जे की कविताएं उसमें सैकड़ों थी, जिसे किसी संग्रह में शामिल करना था। लेकिन अभी मेरा यहाँ जो मैं उल्लेख करना चाहता हूँ वह यह है कि भवानी भाई की अंतिम कविता का निर्धारण मुश्किल काम बन गया। रचनावली में ज़्यादातर कविता केवल 1985 की वर्ष से दर्ज है। 2-4 कविता तारीख से है। फिर भी 3 कविताओं पर मेरी नज़र टिकती है। वे 3 कविताएं हैं, प्रभु की कृपा, मनहपूत और रिक्त पात्रता। प्रभु की कृपा की कुछ पंक्तियां सुने। हमें जानना जरूरी होता है कि हमारा यह कवि अंतिम दौर में उसका जो मन प्राण है, उसका जो वो कैसा था, किस स्थिति में वे थे। तो देखिए, प्रभु की कृपा। प्रभु की कृपा नर्मदा जैसी सदा प्रवाहित है, तुझको उसके तट तक अपने पांव जाना है। तप्त देह प्यासे प्राणों को शांतिदायिनी उस धारा में अगर नहाना है, तुझको उसके तट तक अपने पांव जाना है। मनहपूत शीर्षक कविता की कुछ पंक्तियां शुरुआती। थकती है देह जैसे जैसे, तरुणाई बढ़ती है वैसे वैसे, लगता है पहुंच रहा हूं निकट से निकटतर सेवा में आनंद घन की। रिक्त पात्रता की पंक्तियां, पूरी कविता ही बहुत कुछ पंक्तियां ही है। प्रेम पंथ के पथिक, भार मत बढ़ा अधिक कंधों का।
नाहक के धंधों का, पथ पर चल खाली हाथ, देखेगा अनाथों का नाथ, रिक्त को ही भरता है पगले, झरने की कोशिश में अपने को तू तो वजन भरता है। अब सही सही अंतिम कविता का निर्धारण बहुत मुश्किल काम है। पांडुलिपियाँ भोपाल के 2 प्रतिष्ठानों में रखी हुई हैं। उन्हें देखने का भी मुझे अवसर नहीं मिला है, कभी जाऊंगा तो स्थिति में कुछ परिवर्तन, कुछ नए तथ्य यदि मिले तो उन्हें जोड़ूंगा। भवानी भाई मृत्युबोध के कवि हैं। साथ साथ हृदयाघात झेलने वाले, 2 बार पेसमेकर लगाया था उन्होंने। बहुत दुर्लभ कविताएं मृत्युबोध की उनके वाङ्मय में है, जिनका ठीक से अनुशीलन किया जाना चाहिए, मूल्यांकन किया जाना चाहिए, विश्व साहित्य के परिप्रेक्ष्य में उसे रखकर देखा जाना चाहिए। अभी तो हिंदी में ही हम ठीक से उनका अनुशीलन नहीं कर रहे हैं, मूल्यांकन कैसे होगा? हृदयाघात के पूर्व से वे मृत्यु के तथ्य को समझ रहे थे। जीवन को और मृत्यु में बहुत ज़्यादा वे फर्क नहीं करते थे। क्योंकि वही कवि लिख सकता है, यह गांधी के प्रयाण के पूर्व की कुछ पंक्तियां मैं आपको सुना रहा हूं। प्रभु के चरण मरण तक साथी, प्रभु के चरण मरण तक साथी, और मृत्यु के बाद मोद वे। यह उनकी अद्भुत अभिव्यक्ति है। कुछ पंक्तियां और, इन चरणों का पथ पहचानो, उस पथ को अपना रथ तुम मानो, उस पर चलो न चलना होगा, माता की आनंद गोद वे। प्रभु के चरण मरण तक साथी, और मृत्यु के बाद मोद वे। आध्यात्मिकता उनकी कविताओं में आरोपित होकर नहीं आती, वह उसमें इस प्रकार विन्यस्त होती है, इस प्रकार अनुभव में रच बस के आती है और आपको बहुत कुछ वह दे जाती है।
अब ये मान के चलिए आज का ये जो संबोधन मेरा है, मैं पर्याण विषय पर ही अपने को अधिकतर केंद्रित करना चाह रहा हूँ। और इसलिए भी साहित्य में पढ़ने लिखने वाले लोग कविता को प्रेम करने वाले लोग पढ़ क्यों नहीं रहे हैं, ये मेरी बेचैनी है। इतने प्यारे कवि का जितना जिस ढंग से अनुशीलन किया जाना चाहिए, वह नहीं हो रहा है। ऐसी दुर्लभ पंक्तियां, अनुभव भवानी भाई के काव्य संसार में है। जैसे मैं मां के गर्भ से निकला था, वैसा निकल जाना चाहता हूं अब यहां से। जरूरी था जितने दिनों या बरसों रहना दुनिया के गर्भाशय में, उतना मैं रह चुका हूं। और अब जो रुका हूं सो उस क्षण के लिए जब विश्व मां को पीड़ा होगी और जन्म देगी वह मुझे अपने से विस्तृत किसी अनंत विस्तार में। आगे की पंक्तियों में यह भी, जन्म जब नया दिया जाए तब शरीर न दिया जाए मुझे कोई, तब मुझे एक शब्द, एक ध्वनि, एक नाद बनाया जाए, बसाया जाए, तब मुझे एक साथ धरती से नीचे और ऊपर की सारी तहों में कि सिमटा न रहूं मैं किसी एक मन, किसी एक प्राण, किसी एक देह में। कवि का संतोष भी कुछ पंक्तियों में दिखाई पड़ता है। जैसा जीवन हम जी रहे हैं, जब वह देखता है तो हमें आगाह करता है और अपनी पीड़ा को लिखता है कि मुक्त करो मुझे बिना मन की इस आग से, बाज आया मैं इस सुहाग से, जिसे मेरा प्राण पिया नहीं चाहता, मैं जिया नहीं चाहता, दूसरों के लेखे मजे की अपने लेखे ऐन निरानंद यह जिंदगी। बीस 25 या 50 कविताएं मैं सुना सकता हूं। यह लिखने में आना चाहिए। संबोधन में इसकी गुंजाइश इतनी बनती नहीं है, फिर भी मैं थोड़ी कुछ ज्यादती कर रहा हूं। उसके लिए मुझे आप बंधु,
अग्रज क्षमा करेंगे। मैं 2-4 मंतव्य कुछ और करूंगा कि भवानी भाई को क्यों पढ़ा जाना चाहिए। छायावादोत्तर युग के वे अप्रतिम शीर्षस्थ कवि हैं। उनके समकालीन कई विशिष्ट बड़े कवि हैं। उनके बीच उनकी उपस्थिति को मैं सविशिष्ट मानता हूं। मैं साहस करके कुछ और बातें कहूंगा, वह यह छायावाद त्रयी पर हमारी सहमति है। निराला उसके श्रेष्ठ कवि हैं। छायावादोत्तर युग के कवियों का मूल्यांकन ठीक से नहीं हुआ है। सहमत तो हम क्या होंगे। यह जरूरी है लेकिन कि हम मूल्यांकन करें, छोटे बड़े बड़ा करने के लिए नहीं। कवियों को उसकी अपनी जगह, उसका अपना प्राप्य देने के लिए। इसके बिना बात बनती नहीं है, बात आगे नहीं बढ़ती है। निराला महाप्राण हैं, महाकवि नहीं। कोई महाकाव्य नहीं लिखा उन्होंने, लेकिन छायावाद त्रयी में वे श्रेष्ठ हैं। भवानी भाई छायावादोत्तर युग में निराला की समस्थिति में हैं। निराला की तरह ही युगांतरकारी हैं। निराला ने छंद को मुक्त किया, भवानी भाई ने उसे बोलचाल की लय देकर प्रवहमान किया। छायावादी रोमांटिसिज्म अभिव्यक्ति की अस्पष्टता से उसे मुक्त किया। नकली आधुनिकता प्रगतिशीलता को उजागर किया, जमीनी सच्चाई और लोक से जोड़ा, कविता को देशज स्वरूप दिया। तुलसी, कबीर, नानक, नजीर, गालिब, रविंद्र की आध्यात्मिक तरंग दी। अद्वैत दर्शन को विचारों में प्रतिष्ठा दी। महाप्राण निराला के कार्य को अभिनवता दी। उदात्तीकृत किया। गांधी की नाई भारत की आत्मा को आविष्कृत किया। याद आते हैं उदय प्रकाश। उन्होंने भवानी भाई को कविता का गांधी कहा है। मैं उम्मीद करता हूं
उदय प्रकाश के इस मंतव्य को हम ठीक ठीक संदर्भ में देखेंगे और उसे आगे बढ़ाएंगे। भवानी भाई कविता के गांधी ही नहीं, और भी बहुत कुछ थे। पूरी परंपरा उनके अंदर बोलती थी। मठी गांधीवादी वे नहीं हुए। आपातकाल में उनकी भूमिका को हम देख सकते हैं। 1942 के आंदोलन की भी हमें ध्यान रहना चाहिए, का भी हमें ध्यान रहना चाहिए। 2 वर्ष 8 महीना से ज़्यादा कारावास में लिखी उनकी बहुत सारी कविताएं आज़ादी के बाद की कविताएं 1947 से लेकर 1977 30 सालों की रचनाएं हमें उसके समय संदर्भों के साथ देखनी चाहिए। इतना बड़ा कवि, इतना बड़ा काम, जिसकी कविताएं 7 खंडों में समेटी गई और वह भी पूरी नहीं है। मैं 2-4 बातें अंतिम निवेदित करके अपना यह संबोधन समाप्त करूंगा। एक मेरी योजना है, बहुत शीघ्र ही 100 कविताएं, माने उनका काव्य शतक, एक प्रतिनिधि संग्रह मैं प्रकाशित करने जा रहा हूं। इसके बाद गांधी पंचशती की तर्ज पर मैं भवानी पंचशती प्रस्तुत करूंगा, जिसमें उनकी 500 कविताएं, माने अर्थात 250 कविताएं छोटी बड़ी और 200 के आसपास एकदम छोटी छोटी पंक्तियां। फिर उसके बाद भवानी प्रसाद मिश्र समग्र पर काम करूंगा कि रचनावली 2002 में प्रकाशित रचनावली, जिसका संपादन आदरणीय विजय बहादुर जी ने किया, उसके बाद बहुत कुछ अप्रकाशित सामग्री मैंने घूम घूम कर खोजी और मुझे इसका परितोष है कि वह सामग्री कम नहीं है। जब यह रचना समग्र आएगा, यह कम से कम 2-3 खंड और बढ़ेंगे, 10 या 11 खंड अब प्रकाशित होंगे। मैं आप सबका आशीर्वाद चाहता हूं, आप आशीष दें इस अनुधावक को, इस सामान्य व्यक्ति सहृदय को, जिससे मैं इन कामों को पूरा कर सकूं। धन्यवाद और प्रणाम।